हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस चल रहा है। तो आप लोग साथ में क्लासेस कीजिए और साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जा सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द चैनल ग्रो हो, अपना यूट्यूब फैमिली बढ़े। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब अपना यूट्यूब फैमिली 1000 प्लस होगा तो आप लोगों को 2000 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूँ। जब अपना यूट्यूब फैमिली 1000 प्लस हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों तक शेयर करो और अपने यूट्यूब फैमिली को 1000 तक पहुँचाओ, ताकि आप लोगों को मैं फ्री में सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट करवा सकूँ। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए मैं ये पहले करवा रहा हूँ, ताकि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनने। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। पहले हम 950 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा हमें बर्डन भी ना लगे और अपना क्वेश्चन और अपना पूरा थ्योरी कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। तो 951 नंबर का पहला क्वेश्चन है, कंडेंसर टेस्ट किस प्रकार कर सकते हैं। तो कंडेंसर पिगटेल को क्षणिक बैटरी का करंट दे। अब उनकी पिगटेल का अर्थ करें, जो चट की ध्वनि सुनाई पड़े तो कंडेंसर ठीक समझना चाहिए। जब उसको पिगटेल करते हैं तो उसको अर्थ करने पर उसमें चट चट की आवाज आती है, यानी कि अगर आवाज आ रही है तो आपका कंडेंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडेंसर के दोषपूर्ण होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है, इग्निशन में मिसिंग होती है, सीवी पॉइंट में क्या होता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटर का क्या कार्य है। तो रोटर को डिस्ट्रीब्यूटर कैम पर फिट किया जाता है। यह बैक लाइट का बना होता है, जिस पर पीतल की पत्ती एक किनारे की ओर निकली रहती है। इसका पत्ता द्वारा कैप के कार्बन द्वारा एचटी करंट प्राप्त होता है। वो घूम घूम कर बारी बारी में सेगमेंटों को भी बांटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटर की बॉडी क्रैक हो जाने के क्या प्रभाव होंगे। तो रोटर की बॉडी क्रैक हो जाने की दशा में एचटी करंट अर्थ होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटर शॉर्ट किस प्रकार होता है। तो ये प्राय रोटर कार्बन जमा हो जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डिस्ट्रीब्यूटर के सेंट्रीफ्यूगल बेड का क्या कार्य होता है। तो इंजन की चाल के अनुसार इग्निशन टाइमिंग को एडवांस अथवा रिटायर करने में यह वेट सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल बेड की फिटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल बेड की फिटिंग दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर के प्लेट के नीचे की ओर क्या होता है कि टुकड़ों में बेट लगे होते हैं। इनका एक सिरा प्लेट के साथ, दूसरा सिरा एक स्प्रिंग के साथ सधा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म क्या है। तो कुछ मोटर गाड़ियों में इग्निशन टाइमिंग एडवांस रिटायर करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक डायफ्राम यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट से संबंधित बाहर की ओर लगी रहती है। इसमें एक पतले पाइप का कार्बोरेटर से जोड़ते हैं और कार्बोरेटर के चूज का प्रभाव डायफ्राम पर पड़ता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट को घुमाकर एडवांस अथवा रिटायर अवस्था में इसको किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर में अन्य भागों की फिटिंग किस प्रकार की जाती है या किस प्रकार रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर से कैम द्वारा बंद रहता है और बॉडी के बीच में एक शाफ्ट फिट रहती है। इसके ऊपर की ओर कैम बनी होती है। शाफ्ट के निचले सिरे पर एक गियर लगा होता है और यह कैम शाफ्ट द्वारा ड्राइव किया जाता है। शाफ्ट के ऊपरी सिरे पर रोटर फिट रहता है और बॉडी के बेस प्लेट पर सीवी पॉइंट द्वारा कंडेंसर फिट किया जाता है। बेस प्लेट के नीचे वेट किए जाते हैं। बॉडी पर एलटी लीड लगाने को इंसुलेटेड व्यवस्था भी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डिस्ट्रीब्यूटर मेंटेनेंस के लिए क्या कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर सीवी पॉइंट गैप सही रखें और गैप फिलर गेज के द्वारा नापते रहें, ताकि अगर गैप ज़्यादा हो रहा है तो उसको एडजस्ट करना है और कम करना है हो जाता है तब भी हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सीवी पॉइंट से जुड़ा फाइबर का टुकड़ा घिस गया हो तो उसे पॉइंट को बदल दें। ठीक है, सीवी पॉइंट गंदे हो तो उसे साफ करें और गड्ढे होने पर उसे बदल दें। शाफ्ट की ग्रीसिंग करें। एचटी लीड कनेक्शनों को भी साफ करते रहें। कैप या रोटर पर चिकनाई आदि लग जाने पर पेट्रोल से उसे साफ करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग का क्या कार्य है। तो पेट्रोल इंजनों में हवा और पेट्रोल के दबे मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर
जलाया जाता है। यह चिंगारी इग्निशन कॉइल द्वारा उत्पन्न हाई वोल्टेज के कारण से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब स्पार्क प्लग को कहाँ फिट करते हैं? तो स्पार्क प्लग को हेड या सिलेंडर ब्लॉक में इस प्रकार फिट करते हैं कि उसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड कंबशन चैम्बर में स्पार्क दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्पार्क प्लग में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो टर्मिनल होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, साइड इलेक्ट्रोड, इंसुलेशन सिक्योरिंग नट होता है और इंसुलेटर होता है और कॉपर वॉशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार कार्य करता है? तो स्पार्क प्लग के सेंट्रल इलेक्ट्रोड पर एसटी करंट आता है और इसका साइड इलेक्ट्रोड जो कि इंजन के साथ चूड़ी के रूप में कसा जाता है अर्थ रहता है और सेंट्रल इलेक्ट्रोड पर करंट आता है, वो जंप करके साइड इलेक्ट्रोड का अर्थ होकर अपना सर्किट पूरा करता है। इसी से क्या होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्पार्क प्लग में सेंट्रल इलेक्ट्रोड तथा साइड इलेक्ट्रोड के बीच गैप क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपको। तो गैप क्यों रखा जाता है इसके बारे में क्लियर करेंगे कि स्पार्क प्लग गैप के नाम से उपरोक्त गैप को भी जाना जाता है। यह गैप रहने का कारण है कि एसटी करंट को जंप करने में चिंगारी उत्पन्न होती है। यह गैप 0.5 mm से 0.7 mm तक रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग गैप कम या अधिक होने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैप होने का चिंगारी कमजोर बनेगी। यह गैप अधिक होगा तो संभव है कि चिंगारी बन ही ना सके। ठीक है, अगर ज़्यादा गैप हमारा रहेगा सेंट्रल इलेक्ट्रोड से तो क्या होगा? चिंगारी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त इंजन गर्म हो जाता है और देर से स्टार्ट होता है तो और पिकअप भी कम उठाता है, इसलिए हमें गैप को एडजस्ट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग के टर्मिनल का क्या कार्य होता है? तो ये स्पार्क प्लग से सबसे ऊपरी भाग होता है। डिस्ट्रीब्यूटर में IHT लीड इसी से क्या होता है? जोड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेंट्रल इलेक्ट्रोड का क्या कार्य है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों कि टर्मिनल में प्राप्त होने वाले करंट को साइड इलेक्ट्रोड की सहायता से अर्थ कराकर सर्किट को पूरा होने पर चिंगारी उत्पन्न करना, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेटर का क्या कार्य होता है? तो स्पार्क प्लग पर लगा चीनी मिट्टी का भाग इंसुलेटर कहलाता है। इसके कारण करंट सेंट्रल इलेक्ट्रोड से बॉडी में अर्थ नहीं हो पाता है। इससे एक इंसुलेटर सिक्योरिंग नट द्वारा इसको क्या होता है? कसा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क प्लग कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंगल यूनिट स्पार्क प्लग और डिटेचेबल स्पार्क प्लग मेन होता है। नेक्स्ट है कि डिटेचेबल स्पार्क प्लग किस प्रकार का होता है? तो यह स्पार्क प्लग की सामान्य स्पार्क प्लग के समान होता है, केवल इनके इंसुलेशन सिक्योरिंग नट को खोलकर इसको क्या होता है? साफ करने की व्यवस्था रहती है और जब भी सामान्य प्लग को सरलता से साफ नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें नट को खोल कर कसने के लिए मतलब साफ करने के लिए इसमें नट को खोलकर आराम से व्यवस्था रहती है ताकि आप लोग इस स्पार्क प्लग को साफ कर दें, और इस सामान्य प्लग को सरलता से साफ नहीं किया जाता है क्योंकि सामान्य उसमें नट खोलने की व्यवस्था नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे स्पार्क प्लग की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो अधिक तापमान पर भी प्लग ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इंसुलेशन पर्याप्त सुदृढ़ हो, उच्च वोल्टेज सहन कर सके और कार्बन कम जमा हो और सरलता से साफ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट एंड कोल्ड स्पार्क प्लग में क्या अंतर होता है? तो हॉट स्पार्क प्लग में इंसुलेटर की लंबाई अधिक होती है जबकि कोल्ड स्पार्क प्लग में इंसुलेटर कम लंबा होता है। इंसुलेटर के लंबे होने से सेंट्रल इलेक्ट्रोड काफी ऊंचाई तक गर्म रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन कम जम पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट रीच और मीडियम रीच तथा लॉन्ग रीच प्लग से क्या अभिप्राय है? तो इसको ध्यान से देखना कि स्पार्क प्लग में सेंट्रल इलेक्ट्रोड की लंबाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड की लंबाई के आधार पर। लॉन्ग रीच स्पार्क प्लग शीघ्र गर्म हो जाते हैं, इसके द्वारा पिस्टन की क्षति पहुंचाने की आशंका रहती है। ठीक है, शॉर्ट रीच स्पार्क प्लग कार्बन अधिक जमा हो जाता है, अंत या हॉट स्पॉट कार्य करने लगते हैं। इन स्पार्क प्लगों पर कटी चूड़ियों द्वारा इन्हें पहचाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए? तो स्पार्क प्लग रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए? स्पार्क प्लग पर बाहर
लगा तेल एवं गंदगी साफ करें। माह में एक बार स्पार्क प्लग कार्बन साफ करें। यदि स्पार्क प्लग के अंदर अधिक कार्बन जमा हो तो स्पार्किंग तथा क्लीनिंग मशीन द्वारा इसको साफ करें। और स्पार्क प्लग गैप फिलर गेज के नाप से सेट करें और स्पार्क प्लग को भी सही टाइट रखें। ठीक है, ये स्पार्क प्लग के रख रखाव के मेन पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सामान्य रूप से प्लग की जांच करनी हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर सामान्य रूप से स्पार्क प्लग की जांच करनी हो तो इसका मेन कारण है कि इंजन में लगी अवस्था में घुमाकर पहले स्क्रू ड्राइवर द्वारा शॉर्ट करके उसकी कार्यशीलता जांची जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्पार्क प्लग को खोलकर HT लीड लगा दें। अब इंजन घुमाकर प्लग के अर्थ करके देखें और प्लग द्वारा चिंगारी का निरीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्निशन प्रणाली में दोष और उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो कौन कौन से इग्निशन प्रणाली में दोष आते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इंजन स्टार्ट नहीं होता तथा इग्निशन कॉइल द्वारा करंट प्राप्त नहीं होता इसके। ठीक है, ये इसका दोष आ रहा है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ये दोष आने के। तो लो टेंशन सर्किट टूटा हो या बैटरी डिस्चार्ज हो, इग्निशन कॉइल खराब हो, कंडेंसर या तो खराब हो या फिर CV पॉइंट गंदे हों, LT वायर ढीले हों और बैटरी ठीक प्रकार अर्थ नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन के सभी सिलेंडरों में मिस फायर होता है, उसका क्या कारण है। तो LT सर्किट के तार ढीले हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैप में सेंटर लीड के स्थान पर कार्बन जमा हो सकता है और CV पॉइंट गैप अधिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दोष आ रहा है कि केवल एक सिलेंडर में मिस फायर होता है, एक ही सिलेंडर में मिस फायर हो रहा है और बाकी सही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, कैप या प्लग में तार हट गया हो या फिर HT लीड की तार टूट गई हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम है कि पेट्रोल इंजन की इग्निशन प्रणाली। ठीक है, तो इसमें स्पार्क प्लग दोषपूर्ण हो सकता है या फिर स्पार्क प्लग गैप अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है कि इंजन गर्म हो जाता है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग इंसुलेशन क्रैक हो चुका होगा या फिर इग्निशन टाइमिंग रिटार्ड हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जब मिश्रण एक झटके के साथ जलता है तो धमाका होता है। इसमें पिस्टन को क्या है कि डेटोनेशन किसे कहते हैं। तो डेटोनेशन किसे कहते हैं, जब मिश्रण एक झटके से जलता है तो क्या होता है, उसमें धमाका होता है। इसके पिस्टन को एकाएक झटका लगता है, उसका तापक्रम क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही उसको मतलब झटका लगता है अगर पिस्टन को तो उससे तापक्रम बढ़ता है और फलस्वरूप क्रैंक शाफ्ट के टूटने का भी भय रहता है और यह दोष डेटोनेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेटोनेशन के क्या कारण होते हैं। तो मिश्रण में हवा का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो, खराब पेट्रोल का होना या फिर इंजन ठंडा करने के साधन पूर्ण हो, इग्निशन टाइमिंग दोषपूर्ण है, स्पार्क प्लग गैप अधिक है या फिर स्पार्क प्लग की कॉपर वाशर टूटा है, बल्ब टाइमिंग दोषपूर्ण है या फिर कंप्रेशन अनुपात का सही नहीं होना डेटोनेशन के ये मुख्य कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री इग्निशन किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब आप लोगों को अगर मैं MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग देखना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इनमें से निकल के आएगा। तो प्री इग्निशन किसे कहते हैं, तो समय से पूर्व किसी भी कारण मिश्रण का जलना क्या कहलाता है, प्री इग्निशन कहलाता है। इसके कारण बैक प्रेशर के कारण पिस्टन टूटने का भी भय रहता है। इसके अतिरिक्त मिश्रण की खपत भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री इग्निशन के क्या कारण होते हैं। तो इग्निशन टाइमिंग गलत हो या फिर कंबसन चैम्बर में कार्बन की अधिकता हो, बल्बों का जला होना, खराब स्पार्क प्लग या फिर कूलिंग प्रणाली दोषपूर्ण होना, ये प्री इग्निशन के मेन कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू हो चुका है, डायनेमो अल्टरनेटर एवं उसका कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से देखना और ये साथ साथ इसको भी नोट करते हुए चलना क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक क्लियर अपना करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि ऑटोमोबाइल में चुंबक का उपयोग क्या है। तो ऑटोमोबाइल और विद्युत प्रणाली में अधिकतर यंत्र पर उपकरण चुंबक की सहायता से कार्य करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए चुंबक का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि चुंबक क्या है।
तो चुंबक एक ऐसी शक्ति है जो लौ पदार्थों की अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि एक समान पोल यदि आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे के विपरीत भागने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। असमान एक पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्रुव यानी कि पोल यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी दक्षिणी ध्रुव सदा दक्षिणी की ओर स्वस्थिर हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अस्थायी चुंबक एक होता है और एक स्थायी चुंबक होता है। तो अस्थायी चुंबक किस प्रकार का होता है और कैसा कार्य करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार के चुंबक में कोई स्थायित्व वाली चुंबकीय शक्ति नहीं होती, परंतु इसमें अस्थायी रूप से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। और विद्युत यंत्रों में इस प्रकार के चुंबक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसी लोहे की छड़ पर तांबे के इंसुलेटेड तार को लपेटा जाता है और विद्युत धारा द्वारा इसको प्रवाहित किया जाता है। जितनी देर विद्युत प्रवाहित होती रहती है उतनी ही देर विद्युत चुंबक बना रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक किस प्रकार का होता है। तो इन चुंबकों में लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का स्थायी गुण हो रहता है। ये चुंबक छड़, घोड़े की नाल तथा अन्य चुंबक की सहायता के रूप में ये पर्याय होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में बैटरी चार्ज करने की क्या व्यवस्था रहती है। तो मोटर गाड़ी में बैटरी चार्ज करने के लिए डायनेमो अथवा अल्टरनेटर की व्यवस्था रहती है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डायनेमो द्वारा किस नियम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के बीच कोई कंडक्टर घुमाया जाए तो चुंबकीय किरणें इकट्ठे होते हैं और फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत नियम के आधार पर उसमें चालक विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। डायनेमो बॉडी होता है, साइड प्लेट, आर्मेचर, डायनेमो ड्राइविंग पुली, फील्ड कॉइल और पोलशू होता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर होता है और कार्बन बुश होल्डर होता है, आर्मेचर, बुश बेयरिंग और थ्रू बोल्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डायनेमो की बॉडी गोल डिब्बे के समान होती है। इसमें दोनों और साइड प्लेटें लगी रहती है। ठीक है। ये डायनेमो की बनावट के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें दोनों साइड में प्लेटें लगी रहती है और बॉडी के अंदर दो पोल शू होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, जिन पर फील्ड बाइंडिंग चढ़ी रहती है। और साइड प्लेटों में एक और कार्बन बुश और दूसरे में होल्डर, दूसरी ओर ड्राइविंग पुली लगाने की व्यवस्था रहती है। साइड प्लेटों के बीच बुश या बियरिंग द्वारा आर्मेचर क्या होता है, फिट किया जाता है। बुश और बियरिंग के द्वारा आर्मेचर को फिट किया जाता है। ठीक है। जो कि पोल शू के बीच में घूमता है और बॉडी के बाहर टर्मिनल भी बने होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मेचर किस प्रकार का होता है। तो आर्मेचर को लैमिनेटेड कोर जो पतली लोहे की पत्तियों के होते हैं उनको एक शाफ्ट पर फिट करके बनाया जाता है। आर्मेचर शाफ्ट को एक सिरे पर तांबे का कम्यूटेटर लगा होता है और कोर पर तांबे का इंसुलेशन तार वाइंडिंग की जाती है, जिसका संबंध कम्यूटेटर से कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डायनेमो कार्बन बुश का क्या कार्य होता है। तो ये कार्बन बुश होल्डर में फिट होकर एक स्प्रिंग द्वारा कम्यूटेटर से मिले रहते हैं। डायनेमो जब विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो इन बुशों द्वारा उसमें चार्जिंग सर्किट में क्या होता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डायनेमो किस प्रकार कार्य करता है। तो जब इंजन चलता है तो पोल शू क्या जो होता है, रेजिडुअल मैग्नेट रहता है और जब चुंबकीय बल किरणें कटने लगते हैं तो इसमें कम्यूटेटर पर लगे कार्बन बुशों का विद्युत उत्पन्न होकर पहुंचने लगती है। यह विद्युत शक्ति पुनः फील्ड क्वाइलों को मिलती है, जिससे अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल किरणें उत्पन्न होती है। इस बल किरणों को आर्मेचर काटता है तो अधिक शक्ति की विद्युत धारा कार्बन बुशों पर पहुंचती है। इस विद्युत शक्ति को टर्मिनल से तार द्वारा बैटरी चार्जिंग में काम में लिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो कंट्रोल से क्या तात्पर्य होता है। तो इंजन के चलने के कारण डायनेमो कभी कम कभी अधिक उत्पन्न करता है। जब बैटरी को एक निश्चित वोल्ट के करंट की आवश्यकता होती है और जब डायनेमो करंट बना रहता है तो बैटरी आदि की सुरक्षा के लिए करंट को नियंत्रित करना आवश्यक होता है।
इसके विपरीत जब डायनेमो कम करंट बना रहा हो तो बैटरी करंट उल्टे डायनेमो में प्रवाहित ना होने लगे, इसके लिए नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो थर्ड बुश कंट्रोल प्रणाली होता है, एक कटआउट प्रणाली होता है, तीसरा जो होता है करंट एवं वोल्टेज रेगुलर प्रणाली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना है थर्ड बुश कंट्रोल प्रणाली किस प्रकार की होती है। तो इस प्रणाली में दो कार्बन बुश के अतिरिक्त तीसरे कार्बन डायनेमो से करंट को नियंत्रित किया जाता है। यह बुश जब आर्मेचर की चाल की दिशा में खिसकाया जाता है तो इससे बैटरी की चार्जिंग रेट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटआउट किस प्रकार करंट नियंत्रित रखता है। यह एक ऑटोमेटिक मैग्नेटिक स्विच के समान कार्य करता है। जब डायनेमो नहीं चलता तो धीमी गति से क्या होता है चलता है, तो वाइंडिंग में क्षीण चुंबक क्या होता है उत्पन्न होता है। इस कारण से सीबी पॉइंट खुलते हैं और विद्युत सर्किट पूरा नहीं हो पाता। इस समय डायनेमो की बैटरी का संबंध टूटा रहता है। जब डायनेमो तेज चलता है तो पर्याप्त वोल्टेज के करंट से वाइंडिंग में अधिक चुंबक क्या होता है उत्पन्न होता है और उसके प्रभाव से सीबी पॉइंट मिलकर सर्किट को पूरा कर देते हैं और डायनेमो का करंट बैटरी में फिर क्या होता है जाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कट आउट में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग होता है, फिर एक कोर होता है, आर्मीचर होता है, सीबी पॉइंट होता है, स्प्रिंग होता है, अमीटर होता है और हिंज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट एंड वोल्टेज रेगुलेटर का क्या कार्य होता है। यह डायनेमो द्वारा उत्पादित करंट की वोल्टेज तथा एम्पियर दोनों पर नियंत्रण क्या होता है रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि करंट एक वोल्टेज रेगुलेटर किस प्रकार का होता है। इस प्रकार के रेगुलेटर में डायनेमो के करंट को नियंत्रित रखने के लिए 3 यूनिट एक विशेष रेगुलर प्रयोग होता है। ठीक है, एक फील्ड यूनिट होता है, दूसरा जनरेटर यूनिट और तीसरा कटआउट का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो अपना आज फिर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे और 4 से 5 क्लासेस और आप लोगों का ये थ्योरी टाइप का रह गया जो आप लोगों को जल्द ही अब कंप्लीट हो जाएगा और जल्द से जल्द आप लोगों का अब एडमिट कार्ड भी मे बी दिसंबर तक आप लोगों का बिल्कुल देखने को मिलेगा। 100% आप लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है, और मे बी लास्ट तक एग्जाम भी आप लोगों का कंडक्ट करवा लिया जाए। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो और जल्दी से जल्दी चैनल को पूरा 1000 यूट्यूब फैमिली अपना कंप्लीट करो, जिससे कि आप लोगों को अब जल्द से ही मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाना शुरू करूं, जिससे आप लोगों को एग्जाम से पहले पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन करवा सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।